हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 5 अगस्त के एपिसोड में हम 3 मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक से, दैट इज एक्ट बेस्ड पॉलिसी। सबसे पहले करंट डेवलपमेंट देखते हैं। इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली एक 51.38 किलोमीटर का ब्रॉड गॉज ट्रैक कमीशन किया है जो सैरांग तक जाता है। ये लोकेशन मिजोरम की कैपिटल आइजवाल से सिर्फ 18 किलोमीटर्स दूर है। इस रेल लिंक का इम्पोर्टेंस समझना अभी थोड़ा ज़रूरी है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सबसे पहले एस्पेक्ट है कनेक्टिविटी का। मिजोरम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जहां रोड कनेक्टिविटी अब तक प्राइमरी सोर्स थी, लेकिन सिलचर से आइजवाल जाने में लगभग अभी 5 घंटे लगते थे रोड के ज़रिए। रेल कनेक्टिविटी से नॉट जस्ट ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा बट एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस भी काफ़ी इंप्रूव होगी। इकोनॉमिक टर्म्स में ये रेल लिंक टूरिज्म, ट्रेड और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करेगा। अभी तक मिजोरम हैवीली डिपेंड करता था ट्रकिंग पर। रेल लिंक आने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम दोनों ही रिडक्शन होगा, जो स्टेट की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब इस प्रोजेक्ट का एक और सिग्निफिकेंट एंगल है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये रेल लिंक जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है, जिसका एम है साउथ ईस्ट एशिया के साथ रेल और रोड कनेक्टिविटी को एनहांस करना। तो इस लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ज़रिए इंडिया अपने जो स्ट्रेटेजिक विजन रखता है, जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट वो कर सकता है अभी। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझने से पहले हमें एक छोटा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जान लेना चाहिए, जिसे लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता था पहले। 1991 से पहले यूएसएसआर था इंडिया का प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद 1991 के बाद इंडिया ने नए ट्रेडिंग अलायंसेस एक्सप्लोर करना शुरू किया। तब प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनके लीडरशिप के जरिए 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया था, जिसका प्राइमरी गोल था साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ ट्रेड प्रमोट करना। इसी एंगेजमेंट के वजह से इंडिया को ईस्ट एशिया समिट जैसे रीजनल फोरम्स का हिस्सा बनने में मौका मिला। तो ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स है अभी आसियान के 10 कंट्रीज़, उसके अलावा भी 8 और नेशंस है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। फिर 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया। तो अब एक छोटी सी कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इसका। तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट का में फ़र्क क्या है? सबसे पहले फ़र्क है जियोग्राफिकल फोकस का। लुक ईस्ट पॉलिसी का स्कोप मेनली आसियान कंट्रीज तक लिमिटेड था, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जापान और साउथ कोरिया जैसे ईस्ट एशियन नेशंस भी इंक्लूड हुए। दूसरा मेजर डिफरेंस है एम्फेसिस का। लुक ईस्ट पॉलिसी मेनली इकोनॉमिक कोऑपरेशन तक लिमिटेड थी, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक तीनों डायमेंशन का बैलेंस इंटीग्रेशन होता है। तीसरा एस्पेक्ट है अप्रोच का। जहां लुक ईस्ट पॉलिसी थोड़ी कॉशियस और डिफेंसिव थी, वही एक्ट ईस्ट पॉलिसी ज़्यादा प्रोएक्टिव और असर्टिव बनी है। और एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी भी बदली है। अभी पहला बायलैटरल एंगेजमेंट कॉमन थी, जबकि अब मल्टीलैटरल और रीजनल फोरम्स में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इमर्जेंस लार्जली चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर का रिस्पॉन्स भी माना जा सकता है, स्पेशली इन द साउथ चाइना सी। और चाइना के इन एग्रेशन से सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि कई रीजनल कंट्रीज भी अलर्ट हो गई थी। अब बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्रेस की। इंडिया ने आसियान के साथ स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट एस्टैब्लिश किया है। आज के टाइम पर इंडिया आसियान का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया ने $1 बिलियन एलोकेट किया है आसियान कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इस पॉलिसी के अंदर बूस्ट हुए हैं, जैसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक की एलिमेंट है। 2014 में वियतनाम ने इंडिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने का MOU भी साइन किया था। मलेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया था। इंडिया ने आसियान नेशंस के साथ जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोल्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट किए हैं। चाइना का एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और US भी शामिल होते हैं। इंडिया ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को जापान के साथ मिलकर अडॉप्ट किया है। क्वाड का फॉर्मेलाइजेशन भी इसी फ्रेमवर्क का पार्ट है, जिसमें इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और 2+2 डायलॉग्स भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। लेकिन अभी इस पॉलिसी के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस भी है। क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने डिले किया है।
मणिपुर में एथनिक क्लैशेस जो हुए थे, म्यांमार का सिविल वॉर 2021 में जो हुआ था, और बांग्लादेश में 2024 के पॉलिटिकल टर्मोइल ने भी कई इनिशिएटिव्स को रोक दिया है, जैसे अगरतला अखौरा रेल लिंक और कालादान मल्टी प्रोजेक्ट, दोनों अभी डिले में हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी काफ़ी वाइटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो रीजन में कुछ मेजर इनिशिएटिव्स इंक्लूड करे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट लिंक्स और इनलैंड वाटरवेज वाया बांग्लादेश, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करता है, और ट्राइलेटरल हाईवे जो नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार और थाईलैंड से कनेक्ट करेगा। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रोड और ब्रिजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के अपग्रेडेशन जैसे काम हो रहे हैं। महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनलैंड वाटरवे प्रोग्राम भी इसकी एक पार्ट है। जापान ने लगभग 13,000 करोड़ कमिट किए हैं इस रीजन का डेवलपमेंट के लिए, और अब सैरांग रेल कनेक्शन इन मिजोरम भी इसी फ्रेमवर्क का रिसेंट एग्जाम्पल है। तो चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 10 years ऑफ नागा पीस अकॉर्ड। नागालैंड में इंसर्जेंसी का बैकग्राउंड समझना थोड़ा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस के समय कुछ नागा ट्राइबल मेंबर्स जो थे, उन्होंने नागा नेशनल काउंसिल फॉर्म किया, यानी NNC बनाया, और इंडिया से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी उन्होंने। इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में पहली बार आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में लागू किया गया था। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें NNC के लीडर्स ने सरेंडर करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके बाद 1980 में एक नया इंसर्जेंट ग्रुप उभार के आया, NSCN, जिसके लीडर्स थे इसाक और मुइवा। 1988 में NSCN में भी स्प्लिट हुआ और NSCN खपलंग फैक्शन बना, जो आज भी म्यांमार बॉर्डर से ऑपरेशंस में लगा हुआ है। 1997 में NSCN IM ने सेंटर के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया और टॉक्स शुरू हुए। 3 अगस्त 2015 को एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका आज 10 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल पीस अकॉर्ड साइन नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ की टर्म्स पर डिसएग्रीमेंट अभी भी बना हुआ है। सबसे कॉन्टेंशियस इशू है शेयर्ड सोवरेनिटी जैसे टर्म्स का यूज़ NSCN-IM डॉक्यूमेंट में अभी वो लोग चाहते हैं, तो ये टर्म्स जो है ये कॉन्टेंशियस इशू माना गया है। तो पिछले साल NSCN-IM ने वार्निंग दी थी कि अगर उनके डिमांड्स नहीं माने गए तो वो आर्म रेजिस्टेंस रिज्यूम करेंगे। NSCN-IM का डिमांड है कि नागा आइडेंटिटी को एक्नॉलेज किया जाए, उनका सेपरेट फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिक हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाए। उनका सबसे बड़ा डिमांड है ग्रेटर नागालैंड या नागालैंड, जिसमें असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के नागा इनहेबिटेड एरियाज़ को इंक्लूड करके एक यूनिफाइड नागा रीजन क्रिएट करना चाहता है। इसमें कुछ म्यांमार का टेरिटरीज भी शामिल है। ये इशू नॉट ओनली इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बल्कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत कंसर्न है। और अब चलते हैं आज के फाइनल टॉपिक पर, हुलॉक गिबॉन को लेकर एक रिसेंट इकोलॉजिकल अपडेट। हुलॉक गिबॉन इंडिया का एकलौता एप है और अब इसे दुनिया का 6th मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज में इंक्लूड किया गया है। ये टेललेस एप मेनली ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ वेस्ट चाइना में पाया जाता है। इंडिया में 2 टाइप्स के हुलॉक गिबॉन ट्रेडिशनली माने जाते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, स्पेशली ब्रह्मपुत्र के साउथ में, और ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन मेनली अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ रीजन्स में, स्पेसिफिकली लोहित और दिबांग रिवर्स के बीच पाया जाता है। दोनों ही स्पीसीज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। IUCN के हिसाब से वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन एंडेंजर है और ईस्टर्न को वल्नरेबल माना जाता है। लेकिन अब एक लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडी जो हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने की है, उसके मुताबिक ये दोनों स्पीसीज जेनेटिकली एक ही है, सिर्फ उनके कोट कलर में थोड़ा सुपरफिशियल डिफरेंस है। तो साइंटिफिकली अब इंडिया में सिर्फ एक ही स्पीसीज का रिकॉग्निशन मिल रहा है, हुलॉक। ये फाइंडिंग्स कंजर्वेशन एफर्ट्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैरिटी इन क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन मोर टारगेटेड पॉलिसी एक्शंस। टू डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज फॉर टुडे। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। टिल देन, दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।